देखो, कल का जो टॉपिक था वान हाफ गुणांक, और वान हाफ गुणांक में क्या मामला था जरा समझो। ये क्यों आया था वान हाफ गुणांक, कल समझाए थे कि जैसे मान लो पहले जब वान हाफ गुणांक के पहले हम लोग ऐसे विलेय लिए थे जो क्या बोले जाते थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, ऐसा विलेय जिसे विलायक में डालने के बाद उसके मोलों की संख्या समान रहती है। अगर हम 1 मोल लेते हैं तो विलायक में डालने के बाद 1 मोल उसमें भी रहता है, ठीक है। तो ऐसे विलेय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसका एग्जाम्पल क्या था, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। ये सब इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। मामला वहां पर बिगड़ा जब विलेय चेंज हुआ। विलेय कुछ इस प्रकार का आया कि जब उसे विलायक में डालते हैं तो उसका विलेय की मोलों की संख्या क्या जाती है, बदल जाती है, या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है। तो ऐसे विलेय जिसे विलायक में डालने के बाद विलेय की मोलों की संख्या क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अणुसंख्या गुणधर्म के आधार पर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। चेंज होने का मतलब अगर बढ़ जाए चाहे घट जाए, तो ऐसे विलेय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अणुसंख्या गुणधर्म में किसे कहते हैं कि किसी विलयन का वो भौतिक गुण जिसका मान, जिसकी वैल्यू विलेय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसे अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म में जैसे पहला पढ़े थे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा पढ़े थे क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, और चौथा परासरण दाब। इन चारों में से कोई भी अणुसंख्या गुणधर्म उठाइए, अगर विलेय की मोलों की संख्या चेंज होगी तो ये जो अणुसंख्या गुणधर्म है, अर्थात जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अर्थात जो सीपी है, इसका मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऐसे भी ले रहे थे जो इलेक्ट्रोलाइट हो, विलायक में डालने के बाद उसकी मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो सीपी भी चेंज हो जाता था। हम कैलकुलेट करके निकालते थे दूसरा, एक्सपेरिमेंट से निकाल कर देखे तो आ गया दूसरा। तो इस चीज को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं वान हाफ गुणांक को समझना। और वान हाफ गुणांक इसको कैसे बचाएगा, जब ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, देखो ध्यान से, ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट आए जो विलायक में डालने के बाद उसकी मोलों की संख्या बदल जाए, या तो अधिक हो जाए या तो कम हो जाए। और जब विलेय की मोलों की संख्या अधिक या कम होगा तो उसका सीपी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कम या क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर विलेय की मोलों की संख्या बढ़ जाएगा तो सीपी भी बढ़ जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या कम हो जाएगी तो सीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ये सब मामला अगर देखा जाए कि सर कैसे, मान लिया हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, अब मामला ऐसे आया, कैलकुलेट करके निकाले, एक्सपेरिमेंट से निकाले, तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर अइबे नहीं करेगी। किस केस में, जब विलेय कौन हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। तो कैसे बचे इससे, तो इससे आता है वान हाफ गुणांक। वान हाफ गुणांक का क्या फार्मूला था कि इसको रिप्रेजेंट करते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और वान हाफ गुणांक का मतलब यह है कि किसी विलायक या विलयन में विलेय की मोलों की संख्या या विलेय के अणुओं की संख्या कितना गुना अधिक हुआ या कितना गुना कम हुआ। अगर हमको ये पता चल जाए किसी विलायक में विलेय की मोलों की संख्या कितना गुना बढ़ा है या कितना गुना घटा है, तो उसी के आधार पर हम ये भी बता सकते हैं उसका सीपी कितना बढ़ेगा या उसका सीपी कितना घटेगा, क्योंकि सीपी में और विलेय की मोलों की संख्या में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विलेय की मोलों की संख्या बढ़ेगा तो सीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही हम लोग आई निकालना चाहते थे। इसके लिए फार्मूला क्या था, आई बराबर संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या अब बटे क्या हो जाएगा, संगुणन या वियोजन के पहले विलेय की मोलों की संख्या, यही था। इसके लिए आपको एग्जांपल लेकर, इसमें 2 केस थे। अब इलेक्ट्रोलाइट भाई कोई भी है, कोई वैद्युत अपघट्य है, कोई विलेय ऐसा है जो, कोई ऐसा विलेय है जो विलेय विलायक में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो कितने केस बने थे, 2 केस बने थे। इलेक्ट्रोलाइट का 2 केस बना था, ऐसा विलेय जो डिसोसिएट होता हो, जो वियोजित होता हो, जिसकी मोलों की संख्या, उसके पार्टिकल बढ़ रहे होंगे विलायक में, एक केस ये बना था। दूसरा केस क्या था,
एसोसिएशन का, कि ऐसा कोई विलेय जिसे विलायक में डालने के बाद वह 2 मोल का 1 मोल बन जाए, मतलब विलेय की मोलों की संख्या या विलेय की कणों की संख्या क्या हो जाए, घट जाए। 2 केस बने थे। हम किस केस पर कल बात कर रहे थे, डिसोसिएशन पर बात कर रहे थे, वियोजन वाले पर बात कर रहे थे। और वियोजन वाले में भी कितने केस बना था, 2 केस बना था। बड़ा ध्यान देना, वियोजन वाले में, डिसोसिएशन वाले में भी कितना केस बना था, 2 केस बना था। पहला केस कौन सा था नीतू, पहला केस कौन सा था? मेरी बात ध्यान से सुन रही थी, सच बताना, नहीं सुन रही थी वो? इधर बताओ जी अनुराग। वो तो हो गया ना, हमने कहा कि 2 केस लेंगे, एक वियोजन वाला, दूसरा संगुणन वाला। वियोजन में कितना केस बना था, वियोजन में कितना केस बना था निशा बताना। पूछने के बाद तुम लोग कापी में देखते हो, सबसे खराब आदत है पहली तो ये है, खराबा से तुम लोग दोबारा कराते ही नहीं हो, मुंह उठाए चले आए। पढ़ कर आया करो तुम लोग। कोई बता, तुम बता संगीता, कितने केस होते हैं इसमें, वियोजन वाले में कितने केस बनेंगे? तू बता। 2 केस, कौन कौन? कोई भी बता इसमें जिसको पता हो, कितने केस बनेंगे इधर, साक्षी तू बता। पढ़कर कोई पढ़कर नहीं आया ना? हाँ बता तू। क्या 100%? हाँ बहुत सही। और दूसरा? बहुत बढ़िया। मतलब डिसोसिएशन का मतलब ये हुआ ऐसा कोई विलेय जिसे मान लीजिए अब हम ले चुके हैं, केस बना चुके हैं कि वियोजन का, डिसोसिएशन का केस बना चुके हैं। क्या ऐसा कोई विलेय जिसे हम डालेंगे विलायक में तो क्या होगा, उसकी विलेय की मोलों की संख्या बढ़ेगी, पार्टिकल्स बढ़ेंगे। तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो इसमें 2 केस हो सकता है, या तो अच्छी तरह से घुल जाए। इसको समझाने के लिए मैं कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया था, जो इसका संबंध उससे नहीं था, जैसे बेली वाला था, और उसको तुम लोग भूल गए। देखो ये या तो 100% घुल जाएगा, अच्छी तरह से वियोजित हो जाएगा, आयनित हो जाएगा अच्छी तरह से, सारे मॉलिक्यूल्स घुल जाएंगे। और दूसरा केस हो कि कुछ घुला है और कुछ रह गया। 2 केस बनेंगे। तो उसमें से एक केस पर मैं बात कर चुका हूं, कब, जब डिसोसिएशन कैसा 100% हो जाए, पूरा अच्छी तरह से वियोजित हो जाए, तब उस केस को हम बात कर चुके हैं। और उस केस में जो आई का मान आता था वो हमेशा 1 से कैसा आता, बड़ा। सही है ना, यही केस बनाए थे हम। इसमें डिसोसिएशन का केस लिए थे, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोजन। तो डिसोसिएशन के केस में हम लोग सबसे पहला केस किसकी बात किए थे, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या था कि जब 100% क्या हो जाए, 100% डिसोसिएशन हो, अच्छी तरह से क्या हो जाए सर, घुल जाए। ठीक है, अब इस केस में प्यारे बच्चों आई का मान हमेशा किसे आता था, बड़ा, 1 से बड़ा आता था। कोई भी एग्जांपल लेकर पीछे वाला देखिएगा, आई का मान हमेशा 1 से क्या, बराबर। और आई का मान कैसे निकालते थे, अभी फार्मूला बताए हैं। ठीक है, तो अब देखो आई का मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस केस में 100% डिसोसिएशन होगा तब। ठीक है, एक और इस केस में एक बात बताओ, अगर आई का मान 1 से बड़ा हो रहा है तो बताओ, अब आई का मान मिल जाएगा तो तुम लोग जान जाओगे ना कि डिसोसिएशन का केस है कि एसोसिएशन का। आई का मतलब क्या था, आई को बोलते हैं वन हाफ गुणांक, वन हाफ गुणांक बोलते हैं। और आई का मतलब ये था कि विलायक में या विलयन में विलेय की मोलों की संख्या कितनी गुना बढ़ रही है या कितनी गुना घट रही है। अगर मैं कहता हूं कि आई का मान, सुनो, मैं कहूं कि आई बराबर बच्चों 2 है, आई बराबर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब क्या समझोगे, डिसोसिएशन का केस है। क्योंकि डिसोसिएशन के केस में आई का मान हमेशा 1 से क्या आता है, बड़ा। सर इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको समझ में आ गया कि जब भी आई का मान 1 से बड़ा होगा तो समझेंगे केस कौन सा है, डिसोसिएशन का है। अब डिसोसिएशन में इसका फील क्या हुआ, इसका फील ये हुआ कि ऐसा कोई विलेय है जिसको विलायक में डालने के बाद विलेय की मोलों की संख्या कितनी गुनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है। अगर आई तो आई मिल गया 2 गुना, ये इसका मतलब है कि विलेय की मोलों की संख्या कितने गुना बढ़ रहा है, 2 गुना। इसका मतलब सीपी भी कितना गुना बढ़ेगा, 2 गुना। बात समझ पा रहे हो, ऐसे करके कोई दिक्कत वाली बात। तो ये चीज हो गया। तो 100% डिसोसिएशन के केस में इस केस में एक बात बताना, दिमाग एकदम ओपन करो भैया, बहुत डिफिकल्ट चीज है, थोड़ा सा भी पढ़कर नहीं आओगे, दोहरा कर नहीं आओगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, हम पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आ जाए। अब सुनो, अगर मान लो कि आई का मान अगर हमेशा 1 से बड़ा है
मतलब विलेय की मोलों की संख्या बढ़ रही है। तो मैं अगर एक चीज पूछ रहा हूं, जरा ध्यान देना, क्या इसमें जो प्रेक्षित मान होगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑब्जर्व कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज, जो प्रेक्षित करके एक्सपेरिमेंट से जो सीपी निकालेंगे, सीपी का मतलब समझ रहे हो ना, अणुसंख्यक गुणधर्म, जो एक्सपेरिमेंट से सीपी निकालेंगे और जो कैलकुलेट करके सीपी निकालेंगे डिसोसिएशन के केस में, बताओ ये कौन सा सीपी बड़ा होगा? क्या प्रेक्षित वाला बड़ा होगा कि परिकलित वाला बड़ा होगा? अर्थात या बताइए कि एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल जो सीपी होगा वह बड़ा होगा कि जो कैलकुलेटेड सीपी होगा वह बड़ा होगा? एक्सपेरिमेंटल वाला क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि कैलकुलेट का मतलब हम वो लिए थे जिसमें विलेय की मोलों की संख्या कम थी, और रियलिटी में क्या हो गया, विलेय की मोलों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो रियलिटी जो होती है वो एक्सपेरिमेंट से आती है। तो यहाँ पर एक चीज और हम लोग उसमें लिख सकते हैं क्या कि 100% डिसोसिएशन के केस में या डिसोसिएशन के केस में जो ऑब्जर्व जो सीपी होता है ये हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किसे? कैलकुलेटेड से, कैलकुलेटेड सीपी से। क्या मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं कैलकुलेटेड ऑब्जर्व, तो बातें समझ में आ रही हैं? इसका मतलब किससे? ये एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटल वाला, ठीक है ना, ये कैलकुलेट किए हैं फार्मूला के बेस पर। तो ऐसे केस में, डिसोसिएशन केस में हमेशा ऐसे होता है। किसी को दिक्कत? अब सुनो, अब हम लोग क्या करते हैं, डिसोसिएशन के केस में दूसरा केस बनाते हैं। डिसोसिएशन के केस में दूसरा केस कौन सा? जब पार्शियल रूप से डिसोसिएट हो, ठीक है ना, जब पार्शियल रूप से, केस नंबर 2, ठीक है ना, केस नंबर 2 में लिख सकते हैं पार्शियल, पार्शियल आंशिक रूप से, पार्शियल डिसोसिएशन, डिसोसिएशन पूरी तरह से ना भूले। तो इस केस में क्या होगा, इसको हम लोग समझने के लिए, इस प्रकार की सिचुएशन को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस बात को समझने के लिए क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये हुआ, ऐसे समझो, मान लो कि हमने जो विलेय लिया था वो 1 मोल लिया था, समझने के लिए मान लो कि हमने जो विलेय लिया था वो 1 मोल लिया था। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब, इसको बोलते हैं वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए ऐसे, मान लीजिए हमने विलेय कितना लिया था? 1 मोल। तो 1 मोल विलेय में से मान लीजिए पूरी तरह से हम नहीं घुलेगा तो कुछ रह जाएगा और कुछ घुल जाएगा। कल एग्जांपल लेते हैं कि बेली मान लिए पानी में डाले, थोड़े समय तक छोड़ दिए, मालूम चला कि कुछ बेली उसमें गल गई, कुछ रह गई, है कि नहीं? तो कुछ ही डिसोसिएट हुआ है, कुछ ही गला है। तो उस सिचुएशन की बात करें, इसको बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। इस सिचुएशन नंबर 2 है जब पार्शियल रूप से क्या हो? डिसोसिएशन हो। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास विलेय बच्चों कितना है? 1 मोल विलेय लिए हैं। 1 मोल विलेय में से मान लीजिए कि कुछ मोल क्या हो गया? घुल गया, विलेय हो गया और वियोजित हो गया। तो कितना मोल वियोजित हुआ, इसके लिए एक सिंबल दे देते हैं। मान लीजिए कि एक मोल विलेय में से अल्फा मोल, कितना मोल? अल्फा मोल वियोजित हो गया, अल्फा मोल वियोजित हो गया, ठीक है ना। अल्फा मोल क्या हो गया? वियोजित हो गया। मतलब इसका मतलब ये हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे? अल्फा से। क्या ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब बच्चों ये हुआ कि पार्शियल रूप से क्या हुआ है? डिसोसिएट हुआ है, अच्छी तरह से घुला ही नहीं है, अच्छी तरह से वियोजित नहीं हुआ है, कुछ रह गया है और कुछ घुल गया है। सर कितना लिए थे? कितना लिए थे? तो हमने समझाने के लिए हमने मान लिया कि 1 मोल हमने विलेय लिया था। 1 मोल पूरी तरह से नहीं घुला, पूरी तरह से नहीं घुला, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ। 1 मोल में से कुछ ही मोल घुला है और कुछ रह गया है। कितना मोल घुला है सर? उसी को बोलते हैं कि 1 मोल विलेय में से अल्फा मोल वियोजित हो गया, मतलब घुल गया। तो कितना बचा? तो 1 मोल में से अल्फा मोल अगर वियोजित हो गया तो कितना बचा? 1 में से अल्फा निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा, रह गया। बात समझ पा रहे हो? तो ये इसका हुआ मतलब अल्फा का मतलब, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा। अब इस बात को आपको एग्जांपल से समझाते हैं। केस नंबर 2 है, एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एग्जांपल सबसे पहला डिसोसिएशन में कौन सा लिए थे? NaCl, ठीक है ना। तो मान लीजिए NaCl यहां पर लेते हैं एक बस। अब NaCl को सैल्यूट है, इसको मान लीजिए जब हम विलायक में डालेंगे तो मान लीजिए इसके पहले हम लोग मान रहे थे कि 100% डिसोसिएशन,
तो 100% होता था तो Na प्लस और Cl माइनस ब्रेक होता था। और इसका 1 मोल लेते थे बच्चों, इसका 1 मोल लेते थे तो इसका कितना मोल बनता था? 2 मोल, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका। तो मान लीजिए शुरुआती तौर पर इनिशियल रूप से प्रारंभ में हमने कितना लिया? 1 मोल, और जब डाले नहीं है तो कितना मोल बना होगा? 0 मोल बना होगा। ये भी कोई मोल ही नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? जब डाले ही नहीं तो उसका मोल क्या होगा? 0। मतलब इनिशियल की कहानी है। फिर हमने क्या किया? इसको डाला, विलेय को हमने किसी सॉल्वेंट में डाला, किसी भी सॉल्वेंट में हमने डाला। अब ये क्या हुआ? ये जो विलेय है जितना घुलना था घुल चुका है, खूब उसमें घुला, लेकिन घुलना कुछ इस प्रकार का हुआ कि कुछ रह गया, कुछ घुल गया। अब घुल ही नहीं रहा है, अब आ चुका है साम्यावस्था में। साम्यावस्था का मतलब इक्विलिब्रियम में आ चुका है, अब घुल नहीं रहा है सर। पहले जब गया तो घुल रहा था, पूरा घुल रहा है, ठीक है, पूरा घुल रहा है, घुलते 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 अब साम्यावस्था में आ गया, घुल ही नहीं रहा है, कुछ घुल गया कुछ रह गया, अब नहीं घुल रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में। एक बात बताना, अब एक बात समझो, 1 मोल लिए थे, शुरुआत में 0 रहा होगा। अब मानकर चलिए कि 1 मोल में से कितना 1 मोल विलेय में से अल्फा मोल क्या मान चुके हैं? अल्फा मोल विलेय वियोजित हो गया, अल्फा मोल विलेय, इसे लिख सकते हैं अल्फा मोल विलेय क्या हो गया? वियोजित हो गया। तो पहले लिया कितना गया था? 1 मोल लिया गया था, जरा ध्यान समझना, 1 मोल लिया गया था। अब कितना मोल डिसोसिएट हो गया? अल्फा मोल। तो बताओ कितना बचा होगा? 1 माइनस अल्फा। क्लियर है ना? कितना बचा होगा? जरा ध्यान दीजिए, कितना बचा होगा? 1 माइनस अल्फा। ये स्थिति कब की है? शुरुआती तौर पर ये स्थिति कब की है? जब साम्यावस्था की स्थिति आ चुकी है और जितना घुलना था क्या हो चुका है? घुल चुका है। तो 1 माइनस अल्फा। एक बात बताओ, अगर ये पूरी तरह से घुलता, तुम देखो दिमाग ओपन करना, अगर ये 100% डिसोसिएशन अगर इसका होता तो बताओ NaCl का अगर 1 मोल लेते हैं तो Na प्लस कितना मोल बनता है? 1 मोल। अगर ये NaCl अगर पूरी तरह से घुल जाता है तो अगर NaCl का 1 मोल लेते थे तो Na प्लस कितना मोल बनता था? 1 मोल। और Cl माइनस कितना मोल बनता था? 1 मोल। कुल मिलाकर कितना हो जाता? 2 मोल। तो एक बात बताओ, जब हम यही मानकर चल रहे हैं कि 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट हुआ है, अल्फा ही घुला है, तो अल्फा घुला, अगर NaCl पूरा घुलता, 1 मोल NaCl घुलता तो 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, लेकिन अल्फा मोल ही घुला है। तो अल्फा मोल घुला है तो बताओ Na का कितना मिलेगा? अल्फा ही तो मिलेगा। 1 अल्फा मिले, एक देखिए 1 मोल से 1 Na प्लस मिलता है। तो 1 मोल NaCl की विलेय होने से पूरी तरह से 100% डिसोसिएशन के केस में 1 मोल Na प्लस मिलता था। घुला कितना है वास्तविकता में? अल्फा ही घुला है ना। 1 मोल में से अल्फा घुला है तो बताओ Na प्लस कितना मिलेगा? अल्फा। और Cl माइनस भी कितना मिलेगा? अल्फा ही मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? ये अल्फा मोल क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। अब समझो, अब यहां से चाहो तो आई का मान निकाल सकते हो। आई का मान निकालोगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा? जरा बताओ, आई बराबर क्या? आई का फार्मूला क्या होता था? आई का फार्मूला क्या है? संगुणन या वियोजन के बाद, संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या। बताओ विलेय की मोलों की संख्या किसमें? विलयन में, कंटेनर में कितने हैं मोलों की संख्या? विलेय की मोलों की संख्या। अब एक बात बताओ, कितनी मोलों की संख्या होगी? क्या लिखे ऊपर देखो, ये क्या है? 1 माइनस अल्फा। अब जरा समझो, ये पूरी तरह से घुला नहीं है, ये भी कुछ बचा होगा, तो ये भी तो विलेय ही है, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। तो क्या क्या बचा है बताइए? कंटेनर में क्या है? 1 माइनस अल्फा है, प्लस अल्फा है, फिर प्लस क्या है? अल्फा, मतलब 2 अल्फा है। ठीक है, अब पहले कितना लिया गया था? 1 मोल। यहां से प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आई बराबर कितना आ गया? 1 प्लस अल्फा। क्या बात को समझ पा रहे हो? आई बराबर 1 प्लस अल्फा। किसी को दिक्कत? तो ऐसे जो हो गया ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। जब अच्छी तरह से नहीं घुलेगा, पूरी तरह से नहीं घुलेगा, तब ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। और अल्फा का मतलब बता चुके हैं, ठीक है ना। वियोजन क्यों? वियोजन की मात्रा में शुरुआत में बोला, इसको बोलते हैं वियोजन की मात्रा, और ऐसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल लेकर समझो। एग्जांपल नंबर दूसरा, कल के लिए दूसरा एग्जांपल क्या था बताओ? MgCl2। जैसे मान लो MgCl2 है, ठीक है, इसको हमने डाला। अगर MgCl2 का 100% डिसोसिएशन होता तो Mg बनता 1 मोल, और क्लोरीन कितना मिलता? 2 मोल। क्लोरीन का कितना मोल मिलता? 2 मोल। 100% डिसोसिएशन होता तब। अगर इसका मैं 1 मोल लिया हूं तो इसका कितना बनता? 1 मोल। इसका कितना बनता? 2 मोल। कोई दिक्कत वाली बात? अगर 1 मोल MgCl2 से
एक मोल, देखिए एक मोल MgCl2 से अगर 1 मोल Mg बन रहा है और 2 मोल क्या बन रहा है, Cl मतलब क्लोरीन बन रहा है, तो बताओ कितना मोल डिसोसिएशन हम लोग मान रहे हैं। 1 मोल में से पूरा घुला ही नहीं, कितना मोल घुला है, अल्फा मोल। तो एक मोल में से अल्फा क्या हो गया, घुल गया, तो कितना बचा 1 माइनस अल्फा। तो 1 मोल से अगर Mg 1 मोल बनता है, 1 मोल MgCl2 से अगर Mg 1 मोल बनता है, बताओ अल्फा मोल डिसोसिएशन से कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, बोल सही है, 1 अल्फा बनेगा। 1 मोल MgCl2 से 2 Cl बनता है जब 100% डिसोसिएशन होता तब, परंतु कितना डिसोसिएट हुआ है, अल्फा, तो ये कितना बनेगा 2 अल्फा। बात समझ पा रहे हो, 2 अल्फा बनेगा। अब तुम लोग निकालो किसका मान, I का मान। तो I बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी तो कंटेनर में बचा होगा ना, क्योंकि फार्मूला ये होता है कि संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या, तो ये बचा हुआ है, ये भी कंटेनर में ही है, ये भी बचा है, ये तो बन ही गया, 2 मोल ये बना, 1 मोल ये बना, 2 अल्फा ये बना, अल्फा ये बना। तो यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, अब बटे कितना 1, पहले 1 मोल लिया गया था, तो यहां से I बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, ये पूरा कट गया, हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। क्या बात को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एग्जांपल लीजिए, समझिए। तीसरा एग्जांपल क्या था, तीसरा एग्जांपल AlCl3। अब देखो अगर इसका 100% डिसोसिएशन होता, इसका अगर 100% डिसोसिएशन होता तो एल्युमिनियम का कितना बनता 1 मोल, और क्लोरीन का कितना बनता 3 मोल, सही है ना, कितना मोल बनता 3 मोल। लेकिन अगर 1 मोल अगर ये लेते, देखो ध्यान से समझो एकदम, अगर AlCl3 अगर 1 मोल लेते और केस ऐसा होता 100% डिसोसिएशन का, तो 1 मोल AlCl3 से एल्युमिनियम कितना बनता 1 मोल, लेकिन क्लोरीन कितना बन जाता 3 मोल, तो I का मान कुल कितना हो जाता 4। परंतु ये 100% कहां हुआ है सर, कुछ है तो कुछ रह गया, मान कुछ विलायक में घुल चुका है और कुछ रह गया है। सर कितना घुला, पहले हमको ये बताइए। तो हम मान चुके हैं कि 1 मोल में से कितना घुला है, अल्फा घुला है। तो हम मानकर चलते हैं कि हमने 1 मोल लिया, अल्फा घुल गया, तो कितना बचा 1 माइनस अल्फा। कब बचा, जब जितना घुलना था घुल चुका है, साम्यावस्था की स्थिति में, इक्विलिब्रियम की स्थिति में। कितना बचा 1 माइनस अल्फा। तो एक बात बताओ, अल्फा देखो अल्फा ही घुला है, अल्फा ही घुला है। अगर 1 मोल से 1 मोल Al और 1 मोल AlCl3 से 3 मोल Cl अगर बनता है, तो जरा बताओ कितना घुला है, अल्फा ही घुला है। तो अल्फा से कितना बनेगा 1 अल्फा, मतलब अल्फा, इसे कितना बनेगा 3 अल्फा। क्या बात को समझ पा रहे हो आप, 3 अल्फा। अब यहां से I का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी कंटेनर में है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा बटे 1 हो जाएगा। तो यहां से I बराबर कितना हो जाएगा, 3 अल्फा में से 1 अल्फा निकालेंगे, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। देखो ये 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बटे 1 और 3 अल्फा प्लस, मतलब हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 अल्फा। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, कल का एग्जाम्पल नंबर बताइए कौन सा, 4, बताइए कौन सा था, हाँ K4FeCN6, यही था ना, देखो हाँ ठीक है K4FeCN6। अब देखो अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका नाम है, अगर K4FeCN6 अगर पूरी तरह से वियोजित होता, तो बताओ K प्लस का कितना मोल बनता 4 मोल, और ये फेरोसाइनाइड का कितना बनता 1 मोल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये टूटता नहीं है, FeCN6 का 1 मोल बनता। अगर मैं 1 मोल इसको ले रहा हूं, केस 100% डिसोसिएशन का होता, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड K प्लस का कितना मोल बनता 4 मोल, ऐसा कितना बनता 1 मोल। जरा सोचो 100% डिसोसिएशन तो ये नहीं है, 1 मोल अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिए हैं, तो 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ है, सिर्फ अल्फा मोल घुला है सर, सिर्फ अल्फा घुला है, तो कितना बच गया 1 माइनस अल्फा, ये बच गया है साम्यावस्था की स्थिति में, ये बच गया 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा 1 मोल से अगर 4 मोल बनता है K प्लस, तो बताओ अल्फा मोल से कितना बनेगा 4 अल्फा। अगर 1 मोल से अगर FeCN6 1 मोल बनता है, तो बताओ अल्फा मोल से कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। अब यहां से प्यारे बच्चों I का मान निकालेंगे, तो अब सबको जोड़िए कि
संगुणन या वियोजन के बाद, संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या इन सॉल्यूशन, तो कितना हो गया यहाँ पर देखो 1 माइनस अल्फा, अब प्लस क्या हो जाएगा अल्फा, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 अल्फा, अब बटे कितना हो गया ए, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा। क्या बात को समझ पा रहे हो? फिर बोल रहे कि नहीं, अच्छा लग रहेगा बोलने में। यहाँ MgCl2 अगर 1 मोल लेते हैं तो 100% डिसोसिएशन केस में 1 मोल Mg बनता है, 1 मोल MgCl2 से 1 मोल Mg बनता है जब 100% डिसोसिएशन होता है, और 2 मोल क्या बनता है Cl बनता है। तो बताओ अगर ये अल्फा ही डिसोसिएट हुआ है तो अल्फा से अगर ये अल्फा डिसोसिएट हुआ, अल्फा घुला है, तो ये कितना बनना चाहिए अल्फा, और ये कितना बनेगा 2 अल्फा। अब बताओ कि आई का मान कैसे निकालते हैं? वही फार्मूला है, संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या ये और प्लस ये भी कंटेनर में बचा होगा क्योंकि ये भी कुछ बचा है ना 1 माइनस अल्फा, तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। सिमिलरली इसी प्रकार से सब है। तो ये हो गया अलग अलग एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया अलग अलग सिचुएशंस, है ना। एक बात सुनो, एक बात इसमें मैं कहीं नीचे निकले ना, नोट में क्या ध्यान देना है कि नोट में ये ध्यान देना है कि अगर मान लो कि कोई भी इसमें सिचुएशन हो, इसमें कोई भी सिचुएशन हो, अगर ये 100% डिसोसिएशन का केस होता, 100% डिसोसिएशन का अगर केस होता, तो जानते हो अल्फा का मान कितना आता है 1 आता है। कितना आता है 1, अल्फा बराबर कितना 1। क्या बात सही है सर? अल्फा का मान कितना आ जाएगा 1, और रख कर तुम लोग देख लो यहां से, ठीक है, ध्यान दो, चेक कर लो तुम लोग, कहीं पर भी तुम लोग क्या कर लो चेक कर लो। जैसे अच्छा एक बात बताओ, 100% डिसोसिएशन का केस होता तो ये NaCl जब ब्रेक होता तो कितना मोल बनाता? 2 मोल, 2 मोल, 1 मोल ये और 1 मोल ये, तो कितना मोल 2 मोल। तो आई का मान कितना होता था 2, NaCl की आई का मान कितना 2, कब? जब डिसोसिएशन कैसा हो 100% हो। और मैं कह रहा हूं कि 100% डिसोसिएशन का केस होता है तो अल्फा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो एक काम कर लो, चेक करके देख लो ना आता है कि नहीं। 2 यहाँ पर हो गया आई, अब बराबर क्या है 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा का मान कितना 1। अगर मैं मान कर चल रहा हूँ 100% डिसोसिएशन है तो आई बराबर कितना आ गया 2। हम तो सही तो है, बिल्कुल बिल्कुल सही है हम लोग। यहाँ पर आकर चेक कर लो, यहाँ पर जिसे यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आई बराबर कितना 1 प्लस 2 अल्फा, तो आई बराबर समझो 1 प्लस 2 इंटू, जब 100% डिसोसिएशन का केस होता है तो अल्फा बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 रखें, 2 1 कम 2 1 कितना हो गया 3, आई बराबर कितना हो गया 3। तो बात सही तो है, जब MgCl2 का 100% डिसोसिएशन होता है तो आई का मान कितना आता है 3 आता है। देख लो 2 मोल ये 1 मोल ये, कितना मोल आएगा 3 मोल। वैसे इसमें जरा देखो, यहाँ पर अल्फा का मान रखो कितना 1, 3 1 कम 3 1 कितना हो गया 4, आई का मान कितना होगा 4। 100% डिसोसिएशन जब होता है तो 3 मोल ये बना 1 मोल ये बना, 3 1 कितना हो गया 4। करेक्ट है बिल्कुल, ऐसे ही करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका एक जनरल फार्म बनाते हैं, अक्सर जो किताबों में दिया रहता है जनरल फार्म, ठीक है ना। वो ज्यादा यूजफुल तो नहीं है परंतु दिया तो उसको भी बता देते हैं। अब सच बताइएगा क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना या अल्फा का अल्फा, इसको ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, मतलब वांछित गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में संबंध। तो अलग अलग विलेय के लिए संबंध भी क्या होगा अलग अलग होगा। देख लो अलग अलग विलेय के लिए संबंध भी क्या है अलग अलग। इसमें संबंध क्या है 1 आई बराबर 1 प्लस अल्फा, इसमें संबंध क्या है आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। इसमें मतलब अलग अलग विलेय के लिए आई और अल्फा में संबंध भी क्या आते हैं अलग अलग आते हैं। इसका एक जनरल फॉर्म में भी किताब में दिया है, उसको बता देते हैं। परंतु इसमें बताओ क्या कोई भी ऐसा पॉइंट जो जहां पर बात समझ में नहीं आई, कोई भी दिक्कत है क्या? डिग्री आप डिसोसिएशन निकाल पाओगे? उतारिए फटाक से उतारिए फिर। अब देखो इसका जनरल फॉर्म जरा देखना, शांत रहो। जनरल फॉर्म बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, ठीक है, जो बोलना है बोलिए। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक अणु है या एक कोई परमाणु ए नाम का है, सपोज दैट ए नाम का, कुछ भी मान सकते हैं। अब तो यहाँ ABCD कुछ मान हम मान लेते हैं ए। मान लो कि ये अणु है, ये जो परमाणु है या n परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण किया है। कितने परमाणु से? n परमाणु से, तो AN हो गया। क्या इसको AN बोल सकते हैं? सही है ना। कोई ए नाम का परमाणु है, जब वो अणु बनाया, जब मॉलिक्यूल्स बनाया, जब वो विलेय बना, तो कितने परमाणु से जुड़े हुए हैं n परमाणु। जैसे मान लीजिए कार्बन है CH4 है ना, तो इसमें वैसे सब जुड़े हुए हैं ना, तो वैसे इसमें मान लीजिए कि ये जो है इसके n परमाणु आपस में जुड़े हैं। परंतु जब इसे हमने क्या किया वाटर में किसी सॉल्वेंट में डाला, किसी विलायक में डाला, तो ये ब्रेक हो गया।
क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जनरल केस ये बनाते हैं कि ये जो ब्रेक हुआ है, देखिए ये जो ब्रेक हुआ है कितने में ब्रेक हुआ, मान लीजिए n मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, तो शुरू मान लीजिए कि अब इसका कितना मोल ले रहे हैं, देखो ध्यान से, सपोज दैट मान लो इसका कितना मोल है, 1 मोल है, कितना मोल है, 1 मोल ले लीजिए। शुरुआती इसका कितना रहा होगा, 0। 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो कितना बन रहा है, n मोल बन रहा है। अब मान लो कि अब 100% डिसोसिएशन नहीं है, तो मान लीजिए अल्फा मोल क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, तो कितना मोल लिया गया था, कितना मोल लिया गया था, 1 मोल। अगर 1 मोल लेते हैं, अल्फा डिसोसिएट अगर हो जाता है तो कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा। तो एक बात बताना, अगर डिसोसिएशन 100% का हो, अगर 100% डिसोसिएशन हो तो बताओ 1 मोल से कितना मोल बन रहा है, n मोल। 1 मोल से कितना मोल बन रहा है, n मोल। तो बताओ अल्फा मोल से कितना होगा, n अल्फा ना। ऐसे मान लो कि अगर 2 मोल बनता है तो 2 अल्फा, 3 मोल बनता है तो 3 अल्फा, तो कितना मोल बनाएगा, n मोल। तो ये कितना हो जाएगा, n अल्फा, काम खत्म। अब इसका अब आई का मान निकालो इस केस के लिए, तो आई का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। कहां पर 1 माइनस अल्फा क्या लिखा है, नहीं कैसे, हम 1 मोल लिए हैं ना, है कितना अणु है ना, ये कोई विलेय है, ये कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल में से कुछ ही घुला है, कितना घुला है, अल्फा, तो कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, वही तो है। ये जब ब्रेक हुआ, सॉल्वेंट में डालने के बाद जब ब्रेक हुआ तब n ए बना है ना, तो 1 मोल से n मोल बन रहा है, ऐसे समझो। 100% डिसोसिएशन के केस में 1 मोल से कितना मोल बन रहा है, n मोल। हम मान कर चल रहा है फार्मूला एक बनाने के लिए कि 1 मोल से ये अगर n मोल बन, कुछ मान लेना, y मोल मान ले, ठीक है, किताब में n दिया था, हम n यूज कर रहे हैं, ठीक है। 1 मोल में से n मोल डिसोसिएट हो गया, जब 100% है तो हम मान के चले 100% नहीं है, तो 1 मोल से अल्फा मान लो कि डिसोसिएट हुआ, तो 1 मोल में से अल्फा का डिसोसिएट हुआ, तो जब 1 मोल था तो n मोल बनता था 100% डिसोसिएशन के केस में, और जब अल्फा पार्शियल डिसोसिएशन के केस में जब अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो ये कितना बनेगा, n अल्फा बनेगा। अब आई का मान निकाल दो, आई का मान क्या होगा, ये भी कंटेनर में होगा, बचा हुआ बिले, ये नया बना हुआ था, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, n अल्फा। अब बटे पहले कितना था, 1, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, यहां से बताओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको एक को इधर लेकर आओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब यहाँ आई को इधर, एक को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा i माइनस ए। अब मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, क्या n अल्फा प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, देखो इसको इधर कर दिया, तो अरे चीजें वही हैं, 3 में 2 जोड़ो या 2 में 3 जोड़ो, बात वही, अल्फा में n अल्फा जोड़ो, n अल्फा में अल्फा जोड़ो। अब एक काम कर लो, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, i माइनस ए। अल्फा का मान अगर निकालोगे, चलो यहाँ निकाल देते हैं, अल्फा का मान अगर निकालोगे तो अल्फा बराबर ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा क्या, i माइनस 1, अब बेटे कितना हो जाएगा, n प्लस 1। ये हो गया जनरल केस, ठीक है ना, ये रिलेशन होता है आई में और अल्फा में। अब हो सकता है सवाल में आपका अल्फा का मान देता है, परंतु इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, इस रिलेशन से मैं संतुष्ट नहीं हूं। रीजन इसका ये है क्योंकि ये जो भी रिलेशन है ना, ये अलग, ये तो भाई मैं जनरल फॉर्म बनाने के लिए बना दिया, परंतु अलग अलग विलेय के लिए रिलेशन क्या आता है सर, अलग अलग आता है। अभी मैं इसके पहले एग्जांपल जितना बताया हूं, आई में और अल्फा में रिलेशन क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, परंतु हाँ जबरदस्ती किताब में दिया था तो मैं बता दिया हूं। अगर मान लीजिए सवाल कोई देगा, बोलेगा कि चलिए बताइए कि कोई ऐसा विलेय है जिसका वियोजन 80% हो रहा है, क्या 80% हो रहा है, तो इसका मान कितना रखेंगे, 0.8 रखेंगे, कितना रखेंगे, 0.8। ऐसा कोई बोले कि कोई एक विलेय है जिसका डिसोसिएशन, जिसका वियोजन 60% हो रहा है, तो इसका 0.6 रखेंगे, कितना रखेंगे, 0.6। बात समझ पा रहे, किसका मान रखेंगे, अल्फा का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से। अगर मान लीजिए कोई बोल दिया कि किसी का डिसोसिएशन 90% है, तो कितना रखेंगे, 0.9 रखेंगे। ये रखने का तरीका होगा क्योंकि परसेंटेज में है, इसका जो मान रखा जाता है हमेशा किस में रखा जाता है, फ्रैक्शनल में नहीं। इसका मान परसेंटेज में नहीं रखेंगे, हमेशा किस में रखेंगे, फ्रैक्शनल में रखेंगे। तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, तो ऐसे सोचिए ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.80% है, कितना परसेंट है, 80% है, तो इसको बदलेंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 क्या हो गया, कट गया, 10 से भाग देंगे, 10 कितना हो जाएगा, 8। वही तो मैं समझा रहा था। इसका मतलब इसका मान किस में रखेंगे, फ्रैक्शनल, ठीक है। इसकी जो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू इसका जो मान रखेंगे फ्रैक्शनल में रखेंगे। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है,
भिन्नात्मक में। जैसे मान 80% अगर दे रहा है तो 80% को फ्रैक्शनल में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 80 गुणे कितना हो जाएगा 1/100, 0 0 कट गया, 8 में भाग देंगे दशमलव कितना हो जाएगा 8। तो 80% देगा तो 0.8 रखेंगे, 40% देगा 0.4 रखेंगे, 30% देगा 0.3 रखेंगे। समझ पा रहे हो? और जब 100% डिसोसिएशन देगा तो बात ही समाप्त हो जाती है, तब तो हमारा पहले वाला फार्मूला ही काम आ जाएगी, सबकी जरूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात? अगर मान लीजिए 100% डिसोसिएट अगर दे दिया, ऐसे मान लो अल्फा का मान निकालना है, अगर मान लीजिए 100% डिसोसिएशन दिया तो इसको बदलेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 100, 100 से करके कितना हो जाएगा 1, अल्फा का मान तब कितना होगा 1। अब बात तो पहले समझा चुके हैं कि अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो अल्फा का मान कितना होता है 1 होता है, आ भी रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो? तो ये रिलेशन आ रहा है भले ही, लेकिन ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। सवाल इसकी वान ठा पूर्णांक के सवाल इतने तगड़े तगड़े हैं, हर एक सवाल में कुछ नया सीखेंगे। आपको लगता होगा सर हम फार्मूला याद कर लें वान ठा पूर्णांक का और सवाल बना दें, तो भैया मुश्किल है। लगाने के लिए उसका अप्रोच आना जरूरी होगा। एक एक सवाल में अलग अलग तरीकों से लगाता है, पूरा डिफिकल्ट चीज है। तो पहले जनरल केस उतार लीजिए, अल्फा में और आई में ये संबंध है। आई क्या, वान ठा पूर्णांक, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। इसको उतारिए।